चैप्टर नंबर 4, जर्मनी और इटली का निर्माण। 4.1 जर्मनी क्या सेना राष्ट्र की निर्माता हो सकती है। इसमें पूछ रखा है कि जो जर्मनी है, जर्मनी की जो सेना है क्या राष्ट्र का निर्माण कर सकती है। वो 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रीयवाद का जनतंत्र और क्रांति से अलगाव होने लगा। राज्य की सत्ता को बढ़ाने और पूरा यूरोप में राजनीतिक प्रभुत्व हासिल करने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया। अब रूढ़िवादी कौन है? जैसे बीजेपी सरकार, और बीजेपी सरकार ने इसमें कश्मीर में से 365 हटाई थी। तो उसके बाद क्या हुआ, जब वो हटाई तो जो विरोधी पार्टी है उन्होंने उनको बोला कि आपने गलत किया, आपने क्यों हटाई, यानी कि जो अपोजिट बोलते हैं उनको रूढ़िवादी बोलते हैं। रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी अब बोलने लग जाए, मान लो बीजेपी सरकार के खिलाफ कोई भी अन्य पार्टी बोलने लगे कि ये गलत कर रही है, हम देश की भलाई करना चाह रहे हैं, हम ये सब कुछ, तो उन भावनाओं का जो सहारा लेके अपनी राजनीति बनाना चाहते हैं, अपने आप को सत्ता में लाना चाहते हैं, तो वो अक्सर जो लोग होते हैं, जो शरीफ लोग होते हैं, जिनको ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं होती, पता नहीं होता दीन दुनिया का, अनपढ़ होते हैं, उनका सहारा लेकर वे आंदोलन वगैरह शुरू कर देते हैं। तो ये राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया। इसे उस प्रक्रिया में देखा जा सकता है जिसमें जर्मनी और इटली, जो जर्मन और इटली है, उनको एकीकृत होकर दोनों एक जगह हो गए और उसके बाद राष्ट्रीय राज्य बने। जैसे आपने देखा है राष्ट्रीयवादी भावनाएं मध्यवर्गीय जर्मनी, मध्यवर्गीय यानी कि बीच का जो जर्मनी है, लोगों में काफ़ी व्याप्त थे और उन्होंने 1848 में जर्मन का जो महासंघ था, उनके विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्रीय राज्य बनाने का प्रयास किया था। मगर राष्ट्रीय निर्माण की यह उदारवादी पहल राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर तबाह कर दिया। किस किस ने मिलकर तबाह किया इसको? राजशाही, राष्ट्रीय निर्माण की यह उदारवादी पहल राजशाही और फौज की ताकत ने, राजशाही कौन थे? जो बड़े बड़े मतलब जो राजा के निचली तरफ होते हैं, वो क्या करते हैं, उनका वो लेना पड़ता है बीच बीच में कि भाई आप इस चीज़ से सहमत हो या नहीं हो। तो कुछ चीज़ ऐसी होती है जो किसी को पसंद होती है, किसी को नहीं पसंद होती। तो जिनको पसंद नहीं थी उन्होंने मिलकर उसको तबाह कर दिया। उनका पर्शा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया, उन्हीं का समर्थन कर दिया। किसका वाला? फौज का और राजशाही का। उसके पश्चात पर्शा ने राष्ट्रीय एकीकरण, पूरे देश को एक जगह जोड़ने के लिए आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। इसमें आंदोलन में जुड़ गए पर्शा, 3 चीज जुड़ गई इसमें, एक फौज जुड़ गई, एक राजशाही जुड़ गई और एक पर्शा जुड़ गए। उसका प्रमुख मंत्री ओटो वॉन बिस्मार्क बन गया। ओटो वॉन बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था जिसने पर्शा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। पर्शा को मिलाने वाला भी यही था। इसमें 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रांस से तीनों युद्ध में पर्शा को जीत हुई। पर्शा जो थे उन्होंने 3 देशों को हराया, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रांस। ये 3 योद्धा युद्धों में पर्शा को जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। जनवरी 1871 में वर्षिया में हुई एक समारोह में पर्शा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। जब जर्मनी को भी उन्होंने जीत लिया, ऑस्ट्रेलिया को जीता और डेनमार्क और फ्रांस को जीतने के बाद फिर उनको 1871 में वार्सिया में एक समारोह हुआ। उसमें उनको जो पर्शा के राजा थे विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। 18 जनवरी 1871 की
18 जनवरी 1871 की सुबह बेहद ठंडी थी। उस टाइम फिर ठंड पड़ने लगी। जर्मनी राज्यों की राजकुमारों, जो जर्मनी राज्य था उसका राजकुमार, सेना के प्रतिनिधियों और प्रमुख मंत्री ओटो वोन बिस्मार्क समेत पर्शिया के महत्वपूर्ण मंत्रियों की एक बैठक वर्षिया के महल के बेहद ठंडे शीर्ष महल हॉल ऑफ मिस्र में हुआ। सभा ने पर्शिया के काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में नए जर्मन राज्य की घोषणा की। जर्मन में राष्ट्रीय निर्माण प्रक्रिया ने पर्शिया राज्य की शक्ति के प्रभुत्व को दर्शाता था। जर्मनी में जो राष्ट्रीय निर्माण प्रक्रिया ने पर्शिया राज्य की, जो पर्शिया देश था, उसकी शक्तियों के प्रभुत्व को दर्शाता था। जो जर्मनी था उन्हीं की मिलती जुलती आपस में तस्वीरें, उनके कामकाज, उनकी बिल्डिंगें, महल, सब कुछ उनमें आपस में मिला जुला था। नए राज्य ने जो नया राज्य था वो जर्मनी की मुद्रा, बैंकिंग और कानूनी तथा न्याय व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर काफी जोर दिया। नए राज्य ने जर्मनी की मुद्रा, उनका नया राज्य जर्मन बन गया था पर्शिया का, और फिर उसकी जो मुद्रा है उस पर उन्होंने ध्यान दिया। बैंकिंग और कानूनी तथा उनके दोनों को उनको ध्यान दिया, और न्याय व्यवस्थाओं को के आधुनिकीकरण पर काफी जोर दिया। और पर्शिया द्वारा उठाए कदम और उसकी एक कार्यवाही बाकी जर्मनी के लिए अक्सर एक मॉडल बना। इटली। अब इटली के बारे में, ये दो राज्यों के बारे में थी, अब इटली के बारे में पढ़ते हैं। जर्मनी की तरह इटली में भी राजनीतिक विखंडन का एक लंबा इतिहास था। इटली अनेक वंशानुगत राज्यों तथा बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। इटली, ये इसका मैप है। उन्नीसवीं सदी के माध्यम से इटली सात राज्यों में बटा हुआ था। 19वीं जो शताब्दी थी उस तक आते आते ये 7 राज्यों में यानी कि 7 देशों में बट चुका था, जिसमें से केवल एक सार्डिनिया पिडमोंट में एक इतालवी राज घराने का शासन था। उत्तरी भाग ऑस्ट्रिया हैब्सबर्गों के अधीन था और मध्य इलाके पर पोप का शासन था, और दक्षिण क्षेत्र में स्पेन के बुर्बो राज्यों के अधीन थे। इतालवी भाषा ने भी साझा रूप हासिल नहीं किया था, और अभी तक उसके विविध क्षेत्रीय और स्थानीय रूप मौजूद थे। 1830 के दशक में जूसेपी मैत्सिनी एकीकरण इतालवी गणराज्य के लिए एक सुनिश्चित कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश में था। उसने अपने उद्देश्य के अनुसार, जो उसका अपना उद्देश्य था, उसके अनुसार अपने उद्देश्य के प्रयास के लिए यंग इटली, यानी कि यंग का मतलब नौजवान, यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन भी बनाया था। जैसे अपने नौजवान जो 25, 26, 30 साल के लोग होते हैं, उनको एक किसी चीज़ के लिए प्रेरित करें कि आपको आर्मी में भर्ती होना या पुलिस में, या आपको एक अपना संगठन बनाना, ऐसे करके उन्होंने एक संगठन को बनाया। 1831 और 1848 में क्रांतिकारी विद्रोह की असफलता से युद्ध के जरिए इतालवी राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी सर्डिनिया पिडमोंट के शासन विक्टर एमेनुएल द्वितीय पर आ गई। इस क्षेत्र के
शासक अभिजात वर्ग की नज़रों में एकीकृत इटली के लिए आर्थिक विकास और राजनीतिक प्रभुत्व की संभावनाएं उत्तम करता था। मंत्री प्रमुख कावूर, जिसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया, न तो एक क्रांतिकारी था और न ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला था। इतालवी अभिजात वर्ग के तमाम अमीर और शिक्षित सदस्यों की तरह वह इतालवी भाषा से कहीं बेहतर फ्रेंच बोलता था। फ्रांस से सार्डिनिया पिडमेंट की एक चतुर कूटनीति संधि, जिसके पीछे कावूर का हाथ था। सार्डिनिया पिडमेंट 1859 में ऑस्ट्रेलियाई बलों से हरा पाने में कामयाब हुआ। नियमित सैनिकों के अलावा ज्यूसेppe गैरिबाल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवकों ने इस युद्ध में हिस्सा लिया। 1860 में वे दक्षिण इटली और 2 सिसिलियों के राज्य में प्रवेश कर गए और स्पेनी शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल रहे। अब 1861 में इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। यानी कि पूरे एकीकृत का मतलब सब एक हैं। मगर इटली के अधिकांश निवासी, जिनमें निरक्षरता